Hello students, today we are going to see the numerical on the spring. फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है, डिज़ाइन अलग टाइप्स के स्प्रिंग्स क्या होते हैं, उसके अंदर टर्मिनोलॉजी क्या होती है, वो हमने देखी थी। अब आप देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल स्प्रिंग के ऊपर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा वास्ट न्यूमेरिकल पोर्शन है अगर बेसिक चीज़ में देखने जाएंगे। लेकिन स्प्रिंग में जो हमें बेसिक अपने सिलेबस के रिगार्डिंग है तो वो कुछ दो तीन ही पॉइंट्स है उसके अंदर डिस्कस करने जैसी है। तो वो हम देखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल में। तो आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें बोला गया है कि डिज़ाइन अ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, यानी एक हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग आपको उसकी डिज़ाइन करनी है, जिसका उसके ऊपर फोर्स जो एक्ट किया है वो है किया है 1250 न्यूटन का। और इसकी जो जो डिफ्लेक्शन इसके अंदर का जो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फोर्स शुड बी अप्रोक्सीमेटली 30 mm। यानी यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है अपने स्प्रिंग के अंदर का वो है आपका 30 mm का। द स्प्रिंग इंडेक्स कैन बी टेकन एज 6। इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि स्प्रिंग इंडेक्स आपका जो स्मॉल सी है वो कितना लेना है, 6 लेना है। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल आर 1090 एंड 81370 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एस जो है आपका वो क्या रहेगा कि 1090 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहेगा, वो 81370 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग टेकन एज 50%। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना लेना है आपको स्प्रिंग का, 50% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितना है 1090, उसका 50% आपको लेना है, ठीक है। देन डिजाइन एंड द कैलकुलेट वायर डायमीटर। वायर डायमीटर यानी स्मॉल डायमीटर, मेन कॉइल डायमीटर यानी कैपिटल डायमीटर, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स यानी कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ कॉइल यानी एक्टिव और इनएक्टिव दोनों भी कॉइल्स वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। देन फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, जो हमें देखना है कि जहाँ पे भी कोई भी जब उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं किया गया है बट स्प्रिंग के ऊपर, तब वो उसकी लेंथ क्या रहेंगी, और पिच ऑफ दी कॉइल यानी दो कॉइल के बीच में का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एज इट इज़ हम पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं, राइट। तो गिवन डेटा लिखने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पूरा गिवन डेटा लिख लिया। आपको जो लोड दिया है वो 1250 न्यूटन है। फिर जो डिफ्लेक्शन है उसको डेल्टा में हम डिनोट करते हैं, वो 30 mm का है। सी यानी स्प्रिंग इंडेक्स से जो 6 लिया है, एस यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वो 1090 लिया है। देन जी क्या है आपका, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, कैपिटल जी क्या है आपका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वो भी दिया गया है, वो लिया आपने। देन टाउ क्या है आपका, जो 50% आपको बोला गया था यानी शियर स्ट्रेस, वो 50% किसका है, एस का है। तो यहाँ पे 0.5 यानी 50 इंटू एस जो भी एस रहेगा वो वैल्यू हम उसके ऊपर पुट करेंगे। तो पहला हमको क्या बोला उन्होंने कि कैलकुलेट दी एंड फाइंड डिजाइन एंड कैलकुलेट दी वायर डायमीटर यानी स्मॉल डी। तो स्मॉल डी का फॉर्मूला आपके पास पता है, जो टाउ इज इक्वल टू के यानी क्या, स्प्रिंग इंडेक्स इंटू टी पी इंटू सी, सॉरी के यानी स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, देन 8 इंटू पी सी, पी यानी फोर्स, सी यानी स्प्रिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। इसके अंदर आप जो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको आपका वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो टाउ का आपका गिवन डेटा क्या बोला है कि आपको 50% लेना है एस का, यानी जो अपना 1090 है उसका 50% लेना है। तो यहाँ पे आपने लिया तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 545 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यही आपने फिर बाद में के का एक बेसिक फार्मूला जो मैंने आपको डिज़ाइन प्रोसीजर में बताया था कि स्प्रिंग इंडेक्स का एक स्टिफनेस का एक रहता है के इज इक्वल टू वॉल्ट फैक्टर। तो वॉल्ट फैक्टर के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक के की वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि सी की वैल्यू आपको यहाँ पे ऑलरेडी पता है, 6 आपने ली हुई है। तो यहाँ पे आपको वॉल्ट फैक्टर का के हिसाब से आपको फार्मूला एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे डायमीटर मिल जाएगा आपका वायर का। तो यहाँ पे आपका डायमीटर क्या मिल गया आपको, 6.63 यानी 7 mm तक का आपका वायर का डायमीटर है, ठीक है। देन हम देखेंगे मीन कॉइल डायमीटर यानी कैपिटल डी। अब कैपिटल डी का भी फार्मूला को पता है, कैपिटल डी इज इक्वल टू सी इंटू डी सी यानी क्या, स्प्रिंग इंडेक्स इंटू वायर डायमीटर, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था उससे आपको मिल जाएगा कैपिटल डी, जिसको कहते हैं, जिसका आंसर आया आपका 42 mm। देन नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स एन, जिसका बेसिक फार्मूला क्या है, डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू 8 पी डी क्यूब, डी क्यूब, ये चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन ना होना, डी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे कैपिटल डी क्यूब इंटू एन डिवाइडेड बाई जी डी रेस टू 4। तो ये फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करोगे, इसमें सारी वैल्यूज़ आपकी ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा हमने निकाला हुआ है, डेल्टा आपके पास ऑलरेडी है, कैपिटल डी आपने फाइंड आउट किया है, स्मॉल डी आपने फाइंड आउट किया है, पी आपको दिया गया है, जी भी आपको दिया गया है, रह गया
एन, कैपिटल एन, वो अननोन है, बस आपको बस इसमें वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू मिल जाएगी। जो एक्टिव कॉइल्स है उस एक्टिव कॉइल्स में आपको मिलेंगे 8 एक्टिव कॉइल्स, 8 एक्टिव कॉइल्स, और नंबर ऑफ कॉइल्स एन टी, यानी जिसमें एक्टिव प्लस इनएक्टिव ये कॉइल रहते हैं। तो हम इसमें हमेशा एज्यूम क्या करते हैं कि आपके दो दो जो कॉइल्स रहते हैं, एंड और स्टार्ट वाला कॉइल, ये हम इनएक्टिव ही कंसीडर करते हैं, एज इट इज़ कहीं पे भी रहने दीजिए, इसको हम इनएक्टिव कंसीडर करते ही करते हैं। तो इसलिए आपका क्या हो जाता है कि दो ऑलरेडी आपको कंसीडर ही करने हैं इनएक्टिव या स्प्रिंग्स के अंदर कॉइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारे कॉइल्स 8 कॉइल्स हमारे एक्टिव है, और दो हम कंसीडर क्या कर रहे हैं कि हमारे दो कॉइल्स जो जहाँ पे फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वो हम कंसीडर करके आपका एंटी जो रहेगा वो 10 कॉइल्स का हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई हो आपको। देन हम निकालेंगे फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में क्या होता है कि जब हम सॉलिड प्लस टोटल, जो फॉर्मूला है आपका फ्री लेंथ में क्या होगा, सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप, एक्सियल गैप, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एक्चुअल जो सॉलिड लेंथ है आपको एन टी, वो तो आपको सबको पता है, और टोटल गैप का भी आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअल गैप का फॉर्मूला है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसमें वैल्यू पुट करोगे, सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करोगे, टोटल गैप का फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करोगे, तो आपको टोटल फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग का एक वैल्यू मिल जाएगा, उसका एक आंसर मिल जाएगा, सेम एट इज इट, ठीक है। देन विल आपको फाइंड, और आखिरी जो पॉइंट बोला था आपको, वो बोला था पिच ऑफ द कॉइल। पिच ऑफ द कॉइल में क्या है कि आपको बेसिक फार्मूला पी इज इक्वल टू फ्री लेंथ डिवाइड बाय एन टी माइनस 1, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपको आपका दो कॉइल के बीच में का डिस्टेंस यानी पिच समझ में आएगा, वो है 12.15 mm, यानी 13 mm हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं स्प्रिंग के ऊपर। तो ये बेसिक न्यूमेरिकल था, वो जो सिंपल था, जो आपको समझ में आएगा। उसी तरीके से एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें बोला गया कि फिर से आपको हेलिकल स्प्रिंग ही फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर आपको एक्सियल लोड जो दिया गया है आपका वेरी कर रहा है, वो 2.5 से 3.5 किलो न्यूटन का है। फिर उसका जो गैप है डिफ्लेक्शन है 5 mm का दिया गया है। फिर उसके ऊपर जो भी आपका स्प्रिंग है उसका जो भी ग्राउंड है वो स्क्वायर का है, उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी गई है 1050, उसका मॉड्यूलस रिजिडिटी दिया है 81370। फिर आपको परमिसिबल स्ट्रेस सेम एज इट इज बोला कि 50% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही निकालना है, और आपको सेम एक्चुअल वही फाइंड आउट करना है, वायर डायमीटर, मीन कॉइल डायमीटर, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, सॉलिड लेंथ, फ्री लेंथ, रिक्वायर्ड स्प्रिंग रेट, एक्चुअल स्प्रिंग। तो ये सारी चीज़ें आपके आपके न्यूमेरिकल में डिज़ाइन प्रोसीजर में ऑलरेडी दी गई है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। तो सेम एज इट इज़ प्रोसीजर है, जैसे आपको फिर से गिवन डेटा लिखना है, वायर डायमीटर आपको निकालना है, तो वायर डायमीटर आपको सबको पता है किस तरीके से निकालना है। तो उस तरीके से उसके अंदर वायर डायमीटर का फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है चीज़ें, और आपको इस तरीके से आपको आंसर मिलते जाएंगे। बस कुछ भी चेंज नहीं है, सेम डिज़ाइन प्रोसीजर है, सेम फार्मूलेज है, बस आपको आगे करते जाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। पहले हमने देखा था एक स्टैटिक लोडिंग में, अब हम देखेंगे फ्लक्चुएटिंग, जहाँ पे लोड क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो वो फ्लक्चुएट लोड के लिए आप आपके सामने दिख रहे हैं फार्मूले, पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी मैक्स प्लस पी मीन। अब ये क्या है, यही चीज़ है आपको जो हमें फाइंड आउट करनी है कि इसमें करना क्या है आपको, कि पी मीन क्या है आपका तो देखो अब क्या है, द स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ 2 क्राइटेरिया। फ्लक्चुएटिंग लोड हम 2 क्राइटेरिया के ऊपर फाइंड आउट करते हैं स्प्रिंग, जब वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस करते तो उसमें होता है डिज़ाइन फॉर इन्फानाइट लाइफ एंड डिज़ाइन फॉर लिमिट फाइनाइट लाइफ। यानी क्या है कि हम एक इन्फानाइट लाइफ के बेसिस के ऊपर हम डिज़ाइन करते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड, और दूसरा हम देखते हैं कि फाइनाइट लाइफ के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, ठीक है। तो व्हेन द स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू फोर्स विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड फ्रॉम पी मैक्स टू पी मिनिमम, चीज़ समझ लीजिए, व्हेन फोर्स स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड को कंसीडर करके हम जब स्प्रिंग समझ रहे हैं, तो वहाँ पे वो चेंज होगा पी मैक्स टू पी मिनिमम, यानी मैक्सिमम से मिनिमम तक रेंज रहेंगी, उसको हम दैट इज पी एम कहते हैं, यानी मैग्नीट्यूड को हम पी एम डिनोट करते हैं। और मीन फोर्स पी ए, मेन फोर्स यानी क्या है, पी ए बोले तो एक फोर्स रहेगा जो एम्पलीट्यूड से डिनोट करता है, यानी फोर्स एम्पलीट्यूड जो रहेगा तो वहाँ पे हम पी ए करते हैं, और जहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा वहाँ पे पी एम। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है पी एम यानी क्या, जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा,
वो किससे सब्जेक्टेड रहेगा, मैग्नीट्यूड से, तो उसका मैक्सिमम टू मिनिमम रहेगा फॉर्मूला, और एम्पलीट्यूड से रहेगा तो मैक्सिमम टू माइनस मिनिमम रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए, ठीक है। तो बाद में हम कैलकुलेट करते हैं द मीन स्ट्रेस यानी टाउ एम, मीन स्ट्रेस यानी क्या, टाउ एम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन फोर्स पी एम बाय यूजिंग शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर के एस। के एस हम किसको बोलते हैं, शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर कैप के एस से। तो टाउ एम का फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, टाउ एम इज इक्वल टू के एस इंटू डी पी एम डी कैपिटल टी डिवाइड बाय पाई बाय डी क्यूब। ये बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो उसके अंदर हमको के एस यानी क्या है, शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर, उसका भी एक बेसिक फार्मूला है जिसको हमको यूज करना है, वो है के एस इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.5 डिवाइड बाई सी। सी यानी क्या है आपका स्प्रिंग इंडेक्स, ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। फॉर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड टाउ ए, इसको हम डाउन डिनोट करते हैं टाउ ए। पहला क्या था, मीन शियर स्ट्रेस टाउ एम, अब था टॉर्शनल शियर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के लिए वो है टाउ ए। उसका सेम फार्मूला क्या है, टाउ ए इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या है सिर्फ के इज इक्वल टू इन ब्रैकेट टी पी बाय ए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड यूज किया है इसलिए क्या होगा, हम पी ए लेंगे और कैपिटल डी डिवाइड बाय पाई बाय डी क्यूब, ठीक है। देखने गए तो आपको सिमिलर यहाँ पे फॉर्मूला दिखेगा, बस हमें सब्जेक्टेड क्या है, एम्पलीट्यूड के लिए और एक मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसका एंड्योरेंस लिमिट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, जो एस एस टी एस एस वाई यानी उसका एल स्ट्रेंथ से, टॉर्शनल एल स्ट्रेंथ से हम उसको डिनोट करते हैं, उसको रिलेट करते हैं। तो उसका एक बेसिक मेन फार्मूला है जो है कि जहाँ पे भी हमें कंसीडर करना है, मान लो कि आपका जो भी वायर है वो कैसा है कि कोल्ड ड्रॉन स्टील से बनाया हुआ है, ग्रेड A1 to 4 तक उसका ग्रेड रहेगा, या ये डिपेंड किस पे रहता है कि आप किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो आपका स्प्रिंग के लिए। तो अगर स्प्रिंग आपका पेटेंटेड और कोल्ड ड्रॉन रहेगा, स्टील रहेगा और उसका ग्रेड रहेगा 1 to 4, तो उसके लिए क्या रहेगा आपका एंड्योरेंस लिमिट 0.21 रहेगा, और जो भी रहेगा आपका यील्ड स्ट्रेंथ वो रहेगा 0.42। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड चार्ट से टेबल से लिया हुआ रहता है, जो एज्यूम करना पड़ता है। तो वो हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन दिया गया है। अगर आपका मटेरियल ऑयल हार्डन्ड और टेम्पर्ड स्टील का है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपका एंड्योरेंस लिमिट जो है वो आपकी 0.22 रहती है, और यहाँ पे आपका यील्ड स्ट्रेंथ जो रहेगा आपको लेना है 0.45, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो भी डिजाइन ऑफ स्प्रिंग है, यानी इक्वेशन जो आपको बनाना है डिजाइन ऑफ स्प्रिंग का, तो वो आपके सामने दिख रहा है। उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टाउ ए डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेंथ माइनस टाउ एम, तो हम उसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली, तो आपको एक फार्मूला मिल जाता है। तो जो इक्वेशन मिल जाती है वो किसके लिए मिल जाती है, आपको उससे हम फाइंड आउट करते हैं, वो है डिजाइन ऑफ स्प्रिंग, उससे हम वो करते हैं, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे डिजाइन प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अब अगर फ्लक्चुएटिंग प्रॉब्लम का आपको डिजाइन प्रोसीजर देखने तो क्या है, पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है मीन एंड एम्पलीट्यूड शियर स्ट्रेस। सिंपल सी चीज़ है कि आपको पहले क्या फाइंड आउट करना है, मीन और एम्पलीट्यूड का शियर स्ट्रेस, जो बेसिक फार्मूला है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। देन आपको क्या निकालना है, देन आपको क्या निकालना है, टाउ एम जो शियर स्ट्रेस मीन है, टाउ ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ टाउ जो आपको फार्मूला ऑलरेडी दिया गया है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी हमने देखा था कि आपको किस तरीके से स्प्रिंग का इक्वेशन निकाल के लेके आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो वो बस इसी तरीके से आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको लिखना है। तो इसी तरीके से आपके सामने एक फार्मूला न्यूमेरिकल दिख रहा है कि हेलिकल स्प्रिंग कैम mechanism is subjected to an axial initial preload of 50 Newton. The maximum operating force during the load and cycle is 150 Newton. यानी इस यहाँ पे क्या हो गया कि एक साइकिलिंग पीरियड बोल दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 150 न्यूटन का लोड भी एक्ट कर रहा है और 50 न्यूटन का भी लोड एक्ट कर रहा है। तो यहीं पे समझ में आ जाएगा कि आपका फ्लक्चुएटिंग लोड का न्यूमेरिकल है। तो उसके अंदर द वायर डायमीटर इज 3 mm, while the mean coil diameter is 18 mm, the spring diameter oil hardened in बोला है कि ये मटेरियल किस तरीके से किस मटेरियल से बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू लेने के लिए तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे एसयूटी ऑलरेडी बोला है उन्होंने कि क्या लेना है आपको, 1430 न्यूटन पर mm। तो डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें क्या करना है आपको, एज इट इज़ पहले गिवन डेटा लेना है, फिर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस फाइंड आउट द मीन एंड एम्पलीट्यूड शियर स्ट्रेस, जो आपके पास फार्मूला ऑलरेडी है उसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी। मैक्सिमम फोर्स क्या है यहाँ पे 150 न्यूटन और मिनिमम फोर्स क्या है आपका 50 न्यूटन। तो वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपको फोर्स मैग्नीट्यूड फोर्स मिल जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड फोर्स भी मिल जाएगा,
फिर आपको उसके ऊपर से टाउ एम मिल जाएगा। टाउ एम का फॉर्मूला आपके पास के एस वाला, तो उसके अंदर के एस की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको सी मिल जाएगा। सी की वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास बेसिक फॉर्मूला डी बाई टी, तो उससे आपका टाउ एम मिल जाता है। टाउ एम के मिल जाता है आपको टाउ ए मिल जाता है। फिर वही चीज़ आपको बाद में आपको वैल्यू पुट करनी किसकी, जो मटेरियल आपने यूज़ किया है। यहाँ पे ऑयल हार्डन एंड टेम्पर्ड स्टील वायर बोला है, इसलिए यहाँ पे हमने एंडोरेंस लिमिट का एक उसका स्ट्रेंथ ले लिया है, और उसका एक इल्ड स्ट्रेंथ का एक जो वैल्यू है वो लिया है, उसको कैलकुलेट किया फार्मूला यूज़ करके, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएंगे। उसके बाद आपको डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग जो उसका लेके जो कैलकुलेशन इक्वेशन वो हमको यूज़ करना है। जो आपको सामने जो फार्मूला दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो यूज़ करके आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा 1.24। यहाँ पे अगर कॉर्नर पे नीचे मिल जाएगा आपको, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको मिल जाएगा 1.24। इस तरीके से आपको फ्लक्चुएटिंग लोड का भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। जब आपको न्यूमेरिकल में अगर ऐसी चीज़ कुछ दी नहीं है, तो आपको एक चार्ट दिया रहेगा या आपका डेटा बुक रहेगा, उस डेटा बुक में आपको एक चार्ट मिलेगा। उस चार्ट में से आपको इस तरीके से वैल्यू लेनी है कि आपको कौन सी चीज़ मटेरियल मिली है। यानी जब आपका कोई डायमीटर है, स्मॉल डी मिल रहा है, और स्मॉल डी आपको पता है, और आपका मटेरियल की क्या बोलेंगे, आपको किस मटेरियल से आपका मटेरियल बना हुआ है, यानी मटेरियल है किस टाइप का है, जो ऑयल हार्डन है या जैसे हमने देखा था वो, उस तरीके से आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू लेनी है, और उस तरीके से आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग के अंदर दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक होती है सर्ज इन स्प्रिंग होती है, और एक निपिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ है। वो चीज़ समझ लीजिए क्या होता है कि सर्ज इन स्प्रिंग में क्या होता है कि जहाँ पे फ्रिक्वेंसी होती है, जो वाइब्रेशन होता है आपकी स्प्रिंग के अंदर, उस वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो पीरियोडिकल फोर्स की वजह से होती है। तो वो जो वाइब्रेशन रहेगा, उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेंगी, उसको हम कहते हैं सर्ज। ये किससे होता है कि जब भी आपके कॉइल्स कॉम्प्रेस और रिलीज होते हैं, कॉम्प्रेस होते हैं और रिलीज होते हैं, तब उसमें फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। और ये वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है और कितनी देर तक रहती है, इसको हम कहते हैं सर्जिंग स्प्रिंग। इसको होता क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा कंपोनेंट वोलेबरेट हो जाना होना स्टार्ट हो जाता है, वो अच्छी चीज़ नहीं रहती है। तो इसलिए सर्ज इन स्प्रिंग हमेशा कम रहनी चाहिए। और निपिंग क्या कहता है, निपिंग एक गैप रहता है। गैप क्या रहता है कि जब भी आपका फुल लेंथ रहेगा, या जो भी हम जो फ्री लेंथ कहते हैं, उसके अंदर का जो गैप रहेगा स्प्रिंग के अंदर फोर्स एक्ट करने के बाद भी जो गैप रहेगा, उसको हम कहते हैं निपिंग। ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।